हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आशा करता हूं आपको जो सेट वन मैंने कराया है जीके के प्रश्नों की धुआं धुआं जो सीरीज चल रही है मेरी, प्रॉपर तरीके से सैटरडे संडे चलेगी और मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस चलेंगी जो कि बिल्कुल फ्री है। ऑन यूट्यूब पर आपको फ्री कोर्स है, फ्री पीडीएफ है, फ्री वीडियो क्लासेस, नोट्स वगैरह सब फ्री मिलेंगे। ठीक है, आज शाम तक आपको सारी चीजें उपस्थित हो जाएंगी ऑन टेलीग्राम पर। ठीक है, आज हम प्रैक्टिस 2 करेंगे। ठीक है, और सैटरडे संडे आपको प्रैक्टिस सेट लगवाया करूंगा। 25-25 क्वेश्चन करवा करूंगा और 60 दिन ही मान लो आपके पेपर हो गए। ठीक है, ज्यादा दिन नहीं रह रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूं पहला जो मैंने सेट कराया है, पहला प्रैक्टिस सेट जो मैंने कराया है, बेस्ट ऑफ बेस्ट देकर पूरे एक्सप्लेनेशन विद इमेज के साथ प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने अपने बैच में, अपने कोर्स में आपको समझा रखा है। ठीक है, आशा करता हूँ सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। पहले जो मैंने सेट लगवाया 25-26 क्वेश्चन कराए थे, वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक बार कमेंट में ये भी बता दिया करो, आप रिक्वेस्ट है आपसे कि भाई इतने क्वेश्चन मेरे ठीक हैं और इतने क्वेश्चन मैंने करनी है या मेरे से हो नहीं रही है, या इस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आ रही है भाई। ठीक है, तो कृपया बता दिया करो। तो शुरू करते हैं। अपना प्रैक्टिस सेट 2 है जो कि नॉलेज इज पावर के साथ चलते हैं। मेरी लाइन है ये जो कि मैं हर अपनी स्लाइड में लिखता हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई। तो पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, इसी प्रकार से एनालाइज विद इमेज के साथ और एक्सप्लेन, जैसे मैंने पहला सेट कराया इसी प्रकार से चलेंगे। आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर करता चलूंगा मैं। ठीक है, कोई टेंशन आने जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है भाई क्वेश्चन करवा दिया बात खत्म। क्वेश्चन को कहाँ से कैसे क्वेश्चन, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन उठा सकता है, ये सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा तुम्हें। ठीक है, बिल्कुल फ्री सिस्टम है। मेरा मेन मुद्दा वही है कि सबसे पहले पेपर में जा और सबसे पहले जीके के क्वेश्चन करे और बाकी के सब्जेक्ट को अपने लिए टाइम बचाए। ठीक है, और लिस्ट में नंबर ऐसा आएगा झटके थे। ठीक है, तो पर्वत पठार से भिन्न होते हैं किस प्रकार से? ऊंचाई से, ढाल से, अभिमुखता से। किस प्रकार से? पर्वत और पठारों की बात हुई है यहाँ पर, तो इसमें ऊंचाई से होते हैं वो। ठीक है, आपस में भिन्न। भाई पर्वत तो होगा एक शिखर के टाइप में, पठार होता है सपाट में, जैसे आगे मैं समझाऊंगा आपको। दक्कन पठार कहाँ पर स्थित है? अभी दक्कन पठार मैंने आपको क्लास में बताया। ठीक है, क्लास में जिस बच्चे ने क्लास ली तुरंत पता लग गई होगी उसको कि हाँ भाई क्लास में समझाया सर ने या भाई ने, ये यहाँ पर स्थित है। तो दक्कन पठार सिंपल है, एक में ये भारत में स्थित है। ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा मैं बता दूं पर्वत पठार के बारे में। अब देखो यहाँ पर जैसे कि ये प्लेटू है। ठीक है, ये क्या है? प्लेटू। प्लेटू मीन्स पठार। ये माउंटेन है, माउंटेन पर्वत। प्लेन मतलब मैदानी इलाके, सी लेवल मतलब समुद्र। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा रखी है, बता रखी है। अब मैं और बता देता हूँ क्या है। अब जैसे कि ये है, ये एक पर्वत है क्योंकि इसका शिखर है, नीचे से आधार चौड़ा है। अब यहाँ का क्या है? ये पठार है, यहाँ से सपाट है, बिल्कुल सपाट। पठार जो होता है ऊपर से सपाट रहता है वही पठार प्लेटू कहलाता है। ठीक है, फिर ये माउंटेन हो गया, फिर इसके बाद ये फिर पठार हो गया। ठीक है, ऐसे ढलते ढलते फिर प्लेन शुरू हो, मैदानी इलाके शुरू हो जाते हैं और फिर सी लेवल आ जाता है। आशा करता हूँ क्लियर हो चुका होगा। पठार, पर्वत, मैदानी इलाके आपके दिमाग में से क्लियर होगा ये क्या क्या चीजें होती हैं। एक बार थोड़ा सा पढ़ देते हैं। पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है कि उत्तर पर्वत का शिखर छोटा और आधार चौड़ा होता है। ठीक है, और जबकि पठार का ऊपरी भाग मेज की तरह सपाट होता है। ठीक है, ये आपस में इस प्रकार से भिन्न होते हैं। जैसे कि पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत हमारा, और पठार का तो दक्कन का पठार। ठीक है, क्लियर हो गया भाई मेरे? इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं स्लाइड पर। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी, जो सबसे पुरानी है भारत की। ठीक है, ये विश्व में भी नाम है इसका, अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो पश्चिमी घाट नहीं है, हिमालय नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण पर्वतीय घाट, पर्वत जो है घाटी है, पठार है, मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है? भाई आंतरिक प्रक्रियाओं के कारण होता है, बाह्य प्रक्रियाओं के कारण होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो सी इज द राइट आंसर हो जाता। क्यों होता है अभी मैं बता देता हूं कि विभिन्न प्रकार के सतल रूपों का निर्माण 2 प्रक्रियाओं से होता है। प्रथम, ये तो प्राथमिक, आंतरिक। ठीक है, इन दोनों के कारण होता है। पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है, कहीं धस जाती है। मैंने इमेज लगा रखी थी पर लेकिन पता नहीं कैसी सेव नहीं, तो कहीं धस जाती है। ठीक है, जैसे मैंने चैप्टरों में बता रखा है, ये सारी बाह्य और आंतरिक किस कारण ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो 6-7 क्लास ले लो और जाकर आराम से ऐसे 2 की स्पीड या 1.5 की स्पीड पर कर लो। ठीक है, आराम से क्लास को निपटा दोगे 2-3 दिन में। 6-7 क्लास है, छोटे छोटे चैप्टर है मेरे। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ लेना आप।
ठीक है। हिमानी कहाँ पर पाई जाती है? हिमानी पर्वतों पर पाई जाएगी, मैदानों पर पाई जाएगी, या फिर आपकी, एक मिनट यार, ये कहाँ पर चला गया पेन, हाँ आ गया। हिमानी कहाँ पर पाई जाती है? पर्वतों पर, मैदानों पर नहीं, पठारों पर भी। पर्वत, पर्वत मैंने बताया हिम, हिम जो पर्वत बर्फीले पर्वत होते हैं वहां पर, हिम मतलब हिम, हिम का मतलब समझ रहे हो, बर्फ, बर्फीले इलाके, ठीक है। बर्फ जो पर्वत जो हैं उस पर ही हिम, हिम के रूप में नदियां होती हैं, ठीक है भाई। बर्फ है तो बर्फीली नहर या नदी होगी वहां पर, तो हिमानी कहा जाता है वहां पर ऊपर, ठीक है। जैसे अपने मैदानी इलाकों में गंगा यमुना ये पानी होता है, वहां पर बर्फीली नदियां होती हैं जिसको हिमानी कहा जाता है। ये नदियां ही एक प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे देखे कथनों में से कौन से कथन सत्य है? पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को पर्दन कहा जाता है। बिल्कुल, पृथ्वी की सतह का टूटना, किसी पहाड़ के, जैसे कि मैंने दे रखी है यहाँ पर, ये इसको टूटकर नीचे गिर जाना अपर्दनी कहलाता है, ठीक है। और क्या अगला, पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को, जो नई सतह, जो नई चीज, नई उपजाऊ होती है, मतलब नई सतह का मतलब नई धरती का निर्माण होता है कहीं पर भी, उसको निक्षेपण, निक्षेपण कहा जाता है। दोनों राइट हो जाते हैं इसके, ठीक है मेरे भाई। जैसे कि ये आपको इमेज में दे रखी है, और पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहा जाता है। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है, तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण हो जाता है, ठीक है, दोबारा से। ये दोनों प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती हैं, तथा साथ ही यह सतल करती निर्माण बाह्य प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती है, ठीक है। आ गया होगा समझ में, ये आपको इमेज में दे रखा है मैंने, विद इमेज के साथ आपको मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों में से भिन्न कौन सा सही सम्मिलित होगा? यूरोल पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है, बिल्कुल गलत है। वोसिज पर्वत ब्रंसोद पर्वत होता है, ब्लॉक जो होते हैं, बिल्कुल। माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी, बिल्कुल, ठीक है। फ्यूजियामा पर्वत वलिस पर्वत है, गलत है, ये ज्वालामुखी जापान में है, ठीक है, ये यूरोप के अंदर है। ये वोसिज पर्वत, आप इन कमेंट मुझे बताना कहाँ पर है, चलो मैं बता दूंगा, माउंट किलिमंजारो आपके अफ्रीका में स्थित है। तो 2 और 3 इसका राइट हो जाता है, और ये सम्मिलित, ये गलत है इनकी, ठीक है। मैंने जैसे टिप्पणी, यूरोप में वोसिज जो होता है, जो मैंने बताया है, वोसिज पर्वत जो ब्रंसोद पर्वत है, जो ब्लॉक पर्वत कहलाता है, ठीक है। इसके पर्वत ये एक नीचे धस जाता है, एक ऊपर धस जाता है, जैसे मैंने बताया है यहाँ पर। ये एक तो जैसे सपाट होता है, तो इसका एक हिस्सा नीचे की तरफ धस जाता है, वही ब्लॉक पर्वत कहलाता है, ठीक है। इसके ऊपरी हिस्से को क्या कहा जाता है और निचले हिस्से को धस जाने को क्या कहा जाता है, इन कमेंट मुझे बता सकते हो। यूराल पर्वत क्या है? यूराल पर्वत इसमें मैंने दे रखा है ज्वालामुखी पर्वत, जो कि गलत है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है। यह एक अवशिष्ट का मतलब क्या होता है? जो एशिया को यूरोप में अलग करती है, यूरोप में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत नोरोडोनिया इसका नाम है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। फूजी पर्वत जो है, फ्यूजियामा, जो कि जापान में स्थित है, ये रहा आपका वलित पर्वत है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसे फुजियामा कहते हैं। जापान में होन्स द्वीप, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, होन्स द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी है। पूछ लेगा फुजियामा किस द्वीप पर स्थित है, तो होन्स द्वीप पर है, जो जापान की सबसे ऊंची पर्वत भी है। और इस पर्वत में जापानी संस्कृत में विशेष स्थान है, और इसे आधार पूर्वक फूजी शान भी बुलाया जाता है, फूजी शान भी बुलाया जाता है। पूछ लेगा कौन कौन से नाम है इसके, या किस द्वीप पर पाया जाता है ये, ठीक है। एक बताया किलिमंजारो, किलिमंजारो कहाँ पर पाया जाता है मुझे बताने, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक की देन नहीं है? पर्वत है, बांध है, नदियां है, प्राणी है। पर्वत जो प्राकृतिक, नदियां प्राकृतिक, प्राणी भी प्राकृतिक है, लेकिन बांध मानव द्वारा बनाए गए हैं। विश्व की सबसे गहरी खदान कहाँ स्थित है? ये मैंने बताया हुआ, दक्षिण अमेरिका गलत है, दक्षिण भारत गलत है, ऑस्ट्रेलिया गलत है, तो अफ्रीका इज द राइट आंसर। मैंने थोड़ा इसका दे भी रखा है आई थिंक, हाँ। जैसे कि विश्व की सबसे गहरी खान स्थित है, वर्ल्ड रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत में, ठीक है। ये गहरी खदान सोने की खान कहा जाता है, कि पूछ लेगा कि सोने की खान कहाँ पर स्थित है, तो अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, जो 3581 मीटर गहरी है ये, ठीक है मेरे भाई। आशा करता हूँ समझ में आ रही होगी, सारी चीजें क्लियर समझ में आ गई होंगी। मैं थोड़ी ऊंची आवाज में नहीं बोल रहा, ताकि आवाज थोड़ी सी भारी लगने लगती है, इसी आराम से, इसी माध्यम से बिल्कुल प्यार से समझाते चलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, अब तक तो थे आपके जियोग्राफी के, जीके के क्वेश्चन, जियोग्राफी के, भूगोल के। अब पढ़ते हैं हम, सबसे प्रमुख सातवां राजा कौन था? तो हिस्ट्री, इतिहास आ चुकी है। सातवां राजा कौन था? मुवेंदार, गौतमीपुत्र, श्री सातकर्णी, यशोसी वर्मन, या रुद्रवर्मन? तो सबसे प्रमुख, सबसे पहला पूछा है तो वो श्री सातकर्णी जी हैं, ठीक है। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसाई मसीहा। ये सभी गलत हो जाते हैं आपके अभी फिलहाल, तो श्री सातकर्णी आगे मैं बताऊंगा। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसाई मसीहा, ये गलत है, ठीक है मेरे भाई।
ये मैंने प्रॉपर आपको थोड़ा टाइम दे आपके पास जो भी टाइम हो, वैसे भी पेपरों में टाइम है, कृपया जाओ वहां से क्वेश्चन करो ताकि आपको हर चीज क्लियर होती चले। ठीक है, मेरी क्लासों को करो नोट। इसमें गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है, कौन? सातकर्णी सातवाहन। ठीक है, इसी ने ही नींव रखी थी सातवाहन वंश की। उसके समय उसकी विजयों के बारे में हम उनकी माता गौतमी बालश्री के नासिक शिलालेख में संपूर्ण जानकारी मिलती है। कौन सा शिलालेख? नासिक शिलालेख। ठीक है, इसकी माता का नाम है गौतमी बालश्री। ये भूल मत जाना, इसका नाम पूछ लेगा, समुद्रगुप्त का भी पूछ लेगा। ये सारी चीजें आपस में जैसे समुद्रगुप्त जी की पूछ लेगा, उनकी माता का नाम क्या है, इनमें आपस में ही ना एक जैसे नाम है ये। तो सातकर्णी जी की माता जी का नाम, इनको कंफर्म कर लेना आप कौन सा क्या है। ठीक है, ये इनका राज्य है। ठीक है, साम्राज्य था इतना बड़ा। ठीक है, देख लो पूरा, मतलब कि साउथ ही इनका इनका हिस्सा था। किसका? सातवाहन वंश का। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने पढ़े नहीं है तो पढ़ो जाकर। कुतुब मीनार के परिसर में खड़े लौह स्तंभ का वजन कितना है? 10 टन है, 4 टन है, 1 टन है, तो 3 टन है वो। अब इसकी हाइट आपको बतानी है मुझे। ठीक है, इन कमेंट मुझे बताना कि लौह स्तंभ की हाइट कितनी है। पल्लवों की राजधानी कौन सी? पल्लव। पल्लव जैसे मैंने बताया ना, एक ट्रिक और मैं बताऊं, मैंने ट्रिक बनाई थी कि पल्लव लटके है, मेरा पल्लव लटका है, पल्ले में कांच भी लटका है, तो कंचीपुरम है इसकी राजधानी। पल्लवों की राजधानी क्या हो जाती है? कांचीपुरम। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब चालुक्यों की राजधानी आपको बतानी है। चालुक्यों की राजधानी क्या थी उसको पूछ लेगा। लोह स्तंभ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह स्तंभ 16 साल से भी पुराना है। कौन सा? लोह स्तंभ। इतना पुराना है, 1600 साल कम ना हो। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि शुद्ध लोहे से बना हुआ है और सदियों से खुले आसमान में नीचे खड़ा है। जब भी कुतुब मीनार के पास जाओगे तो सबसे पहले इसको देख पाओगे आप। ठीक है, लेकिन आज तक इस पर कभी भी जंग नहीं लगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी हाइट मुझे इन कमेंट मुझे बताना। ठीक है मेरे भाई, ये लोहे स्तंभ है आपके सामने। बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था महायान, भक्ति, वैष्णववाद, थेरवाद। ये गलत हो जाते हैं आपके। ठीक है, थेरवाद था। अब आपसे एग्जामिनर ने ये तो पूछ लिया बौद्ध धर्म को किन 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 दो भागों में बांटा है। ठीक है, आप बता दोगे महायान, हीनयान, ये रटे पड़े होंगे, कई बार क्वेश्चन आ लियो। पर लेकिन यहाँ से क्वेश्चन उठेगा अब कि बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप क्या था? थेरवाद। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, यहाँ तो पूछेगा। अब उनके पास क्वेश्चन नहीं है। अब जैसे एक तो भर्ती लिख रहे ना, ठीक है, अब लिख रहे तो फिर ऐसे क्वेश्चन दे। ऐसे क्वेश्चन तुम करो नहीं, वे रटे रटाई ने मार के जाओ, लूसेंट टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो वे क्वेश्चन लूसेंट तो ये 10 साल का अपडेट हो, जो पुरानी 5-6 साल पुरानी आपके द्वारा पढ़ी हुई वही पढ़ रहे होगे तुम। अपडेट तो हो जाओ वो भी, पर लेकिन आप तो अपडेट ना हो, वही बुक पढ़ते रहो। हर्षवर्धन को दक्कन की ओर आगे बढ़ाने से किसने रोका था? हर्षवर्धन, मैंने आपको बताया था, ये एक प्रॉपर तरीके से चैप्टर है इसका, हर्षवर्धन जी का। चंद्रगुप्त ने रोका, समुद्रगुप्त ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, रवि कीर्ति ने, तो ये सभी गलत हो जाते हैं। तो रवि पुलकेशिन द्वितीय जी को रोका था। किस नदी पर इनकी लड़ाई बाजी और किसने कब रोका, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है भाई मेरे, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। अशोक घोष है, बाणभट्ट है, रवि कीर्ति है, हरिसेन। अब आपको अशोक घोष की पता होनी चाहिए, बाणभट्ट की पता होनी चाहिए, हरिसेन की पता होनी चाहिए। ये चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति जी। संस्कृत रामायण के रचयिता का नाम बताओ। वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि जी, ऋषि वाल्मीकि जी, अशोक घोष। अब संस्कृत रामायण के रचयिता का नाम इन कमेंट मुझे बता सकते हो? सिंपल, बिल्कुल सिंपल आंसर है। ठीक है, संस्कृत रामायण का रचयिता बताओ मुझे। चलो ठीक है, अब जैसे कि राजकवि कालिदास जी थे, विक्रमादित्य राजा थे। शकुंतलम, मेघदूत इनकी वो है प्रसिद्ध रचनाएं। चंद्रदाय पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज रासो लिखी थी इन्होंने। परमानंद शिवाजी और शिव भारती, ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है, इसी प्रकार से आपको याद करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। रवि कीर्ति जी हैं जो कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, इन्होंने ही रोका था किसको? हर्षवर्धन जी को, जिसने 610 से 642 ईस्वी तक का शासन किया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ईसा पूर्व अलग, ईस्वी अलग, इन चीजों में अभी भी आप कंफर्म नहीं हो ईसा पूर्व क्या होता है या एडी क्या है, बीसी क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको चैप्टरों में बताई हुई हैं। कृपया जाओ भाई, आप क्लियर कर लोगे और पदन पर वृद्धि होगी और गवर्नमेंट जॉब जब लगी होगी ना तो अच्छा भी न्यू कहेगा छोरा आ रहा खड़ी जूती। 19वां क्वेश्चन आपके सामने, पटवारी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सिंपल है बिल्कुल, यहां से आपकी पॉलिटी शुरू हो जाती है। ठीक है, पॉलिटी
8th क्लास जो कि कल से शुरू हो रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, संविधान की शुरुआत हो रही है कल से। आपको क्लास में जरूर आना है, क्योंकि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीके के पोर्शन को लेकर के। ठीक है, पटवारी का दूसरा नाम किस नाम से, लेखपाल के नाम से पहचाना है। थानेदार तो है ही ना, तहसीलदार भी ना, पुलिस भी ना। ठीक है, लेखपाल। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? अब जिले, एक जिला है उसको सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा? जिला अधिकारी, थानेदार, हवलदार, उपरोक्त सभी। तो जिला अधिकारी तो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नया हिंदू अधिनियम कब बना था? ये 2005 में बना था। इसको थोड़ा सा मैं बताऊंगा इसके बारे में। बड़े बड़े नगरों, जैसे दिल्ली में नगर प्रशासन चलाने वाली सभा को क्या कहा जाता है? बड़े बड़े नगरों को। बड़े बड़े नगर की बात आ जाती है तो नगर पालिका तो गलत, नगर परिषद बिल्कुल गलत, नगर निगम इज द राइट आंसर। छोटे छोटे नगरों में नगर पालिका होती है। ठीक है, बड़े बड़े नगरों में नगर निगम कहा जाता है। ठीक है, नोट, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन जो हिंदू अधिनियम है 2005 में बना। 1956 के अधिनियम में एक संशोधन हुआ जो 9 सितंबर 2005 को भारत के राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त। अब 2005 के समय राष्ट्रपति कौन थे? ये इन कमेंट मुझे बता सकते हो? 9 सितंबर 2005 से लागू किया उनके द्वारा, और यह विधेयक लाने के पीछे मूल उद्देश्य हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1856 में निहित संपत्ति अधिकार को लैंगिक भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटाना था। ठीक है, इसका मेन मुद्दा मैंने बताया है। ठीक है, कि 2005 से पहले क्या होता था कि बेटों को ही संपत्ति दी जाती थी, हिस्सा दिया जाता था, बेटियों को नहीं दिया जाता था। ठीक है, एक बाप के, जैसे कि 2 बेटे हैं और एक बेटी है, और 2 बेटों के हिस्सों में वो जमीन बट गई। ठीक है, लेकिन बेटी को नहीं दिया गया हिस्सा। ठीक है, उसी चीज को लेकर के ये हिंदू अधिनियम बनाया गया था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लंबे समय तक रंग भेद की नीति अपनाने वाला देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका, भारत, रूस, अफ्रीका। कौन से नेता ने लड़ाई लड़ी लंबे समय तक? इन कमेंट बताओ। राज्यों के बीच विवादों का समाधान करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पुलिस की, सेना की, केंद्र सरकार के, राष्ट्रपति? ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर कोई राष्ट्रपति लगाया होगा, उन्हें नहीं पता कि किस में जरूरत पड़े राष्ट्रपति की। ठीक है, इसका केंद्र सरकार आएगी, सेना की, पुलिस की? तो राइट आंसर हो जाता है इसका केंद्र सरकार आएगी। ठीक है, अनुच्छेद 131 के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य उन विवादों की सुनवाई की जा सकती है जिनमें कानून या तथ्य का प्रश्न निहित तो, और जिनने पर राज्य तथा केंद्र के कानून अधिकार का अस्तित्व निर्भर होता है। भारत का संविधान आपको पढ़ाऊंगा मैं कल से, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 है, जाति के आधार पर कक्षा में बच्चे को दूसरे से बच्चों से अलग बैठाना किस प्रकार का व्यवहार होता है? ठीक है, आप जैसे टीचर हो और प्रॉपर तरीके से बच्चों की क्लास ले रहे हो। ठीक है, आप अगर उसको जाति को लेकर के कुछ उसके साथ भेदभाव करोगे, या कुछ उसको वहां से उठा करके, भाई तू इस जाति का, यहाँ से उठकर खड़ा हो और वहां बैठ, जैसे मैंने आपको बताई थी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप जब सुनोगे तो आपके जैसे है ना, गुर्दे, फेफड़े हिल जाएंगे सब। ठीक है, इतनी तगड़ी घटना उनके बारे में मैंने आपको बताया है चैप्टर के अंदर। ठीक है, जाति के आधार पर कक्षा में बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग बैठाना क्या होता है? एक प्रकार से भेदभाव होता है। समानता गलत है, सही स्वभाव, ये सभी, ये भेदभाव होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सारी चीजें हैं। नॉलेज आपके सामने रख दी है मैंने सारी चीजें। नॉलेज इज पावर के साथ इस क्लास को खत्म करते हैं। आशा करता हूँ मेरी सारी चीजें जैसे मैंने क्वेश्चन कराए उसी प्रकार से मैंने आपको समझाया भी है, विद इमेज के साथ अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो सैटरडे संडे आपके ऐसी प्रैक्टिस सेट चलेंगे, 25-25 क्वेश्चन होंगे, 60 दिन रह रहे हैं आपके सामने, तो आप लगा सकते हो कितने क्वेश्चन हम कर बैठेंगे। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस चलेंगे, क्लासेस लोगे तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। और इन कमेंट मुझे बता देना कि 25 में से कितने ठीक है आपके। ठीक है, 20 भी, अगर 18 भी ला रहे हो, 20 भी ला रहे हो तो बहुत अच्छा है अभी फिलहाल। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आ रहा होगा मेरी तरफ से तो ये। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते, राम राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, भाइयों को बता दो कि फ्री चल रहा है सब कुछ, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।